आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 20वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है यात्रा। इस समय झारखंड में मौजूद है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने धनबाद जिले में एक रोड शो को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आदिवासी लोगों के जल, जंगल, जमीन और युवाओं के रोजगार के लिए खड़ी है। राहुल ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी पक्षों को बेचने से बचाना और देश के नौकर पेशा युवाओं और आदिवासियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी लोगों के जल, जंगल, जमीन के लिए खड़ी है और युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए काम करती है। आर्थिक संतुलन, नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। जस्टिस रितु बहारी उत्तराखंड की चीफ जस्टिस बन गई हैं। उन्होंने आज रविवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। बता दें कि रितु बहारी उत्तराखंड में चीफ जस्टिस के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं और इससे पहले वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस थीं। वहीं पिछले साल अक्टूबर में जस्टिस विपिन सांघी के रिटायर होने के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली था और न्यायाधीश मनोज तिवारी कार्यवाहक चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम नेता चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन चंपई सोरेन सरकार का सदन में फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, जो कि कल 5 फरवरी सोमवार को होगा। अब ऐसे में बीजेपी द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका के चलते 40 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया था, लेकिन अब ये विधायक वापस लौट रहे हैं। बसों में सवार इन विधायकों को हैदराबाद के लिवनिया रिजॉर्ट से निकलते देखा गया है। इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं अब इसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर ईमानदारी से टीएमसी के साथ बैठकर बातचीत करेगी और जब तय होगा उस समय घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। ये उनकी लड़ाई है, लेकिन जब हम गठबंधन में होते हैं तो बातचीत होती है, हम कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। हमारी ओर से उनका 42 सीटों पर लड़ना कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। पत्र में एलजी सक्सेना ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अस्पतालों की स्थिति निराशाजनक है। एलजी सक्सेना ने लिखा कि स्वास्थ्य विभाग के तहत अस्पतालों की दयनीय स्थिति के संबंध में अपनी गहरी निराशा और चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। भले ही इसके विपरीत बड़े बड़े दावे आप और आपके मंत्रियों द्वारा लगातार किए जाते रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की निराशाजनक स्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई तीखी टिप्पणियों को उजागर किया गया है। उपराज्यपाल ने लिखा कि अस्पतालों की बदहाली और बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल शनिवार को असम पहुंचे। यहां उन्होंने 11,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री के असम दौरे को लेकर कांग्रेस ने उन पर तंज कसा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर न जाने को लेकर कांग्रेस शुरू से ही उन पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि देश का पूर्वोत्तर राज्य 9 महीनों से जातीय हिंसा के संघर्ष से जूझ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने का समय नहीं है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए पूछा कि उन्हें पीएम मोदी के लिए गुवाहाटी से इम्फाल जाने वाली फ्लाइट बुक करने की जरूरत है। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि डियर पीएमओ, अगर मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा आपके लिए हेलीकॉप्टर बुक कर सकें तो ठीक है, नहीं कल गुवाहाटी और इम्फाल के बीच उड़ानों की सूची यहाँ दी गई है। कृपया हमें बताएं कि क्या हमें बुकिंग करने की जरूरत है। खेड़ा ने अपनी पोस्ट के साथ 5 फरवरी को असम के गुवाहाटी से मणिपुर की राजधानी इम्फाल जाने वाली फ्लाइट्स की डिटेल का एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है। यूपीएटीएस ने विदेश मंत्रालय में तैनात एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का दावा है कि सत्येंद्र सिवाल नाम के इस स्टाफ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सेवा आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। यूपीएटीएस के मुताबिक सत्येंद्र मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात थे। वे मूल रूप से हापुड़ के रहने वाले हैं। सत्येंद्र 2021 से इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी आईबीएसए के पद पर तैनात हैं। दावा है कि सत्येंद्र हैंडलर का काम कर रहे थे और वे भारत के दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य इंस्टीट्यूट की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना बाहर भेज रहे थे। यूपीएटीएस के प्रेस नोट के मुताबिक जब एटीएस मेरठ यूनिट ने सत्येंद्र से पूछताछ की तो उन्होंने जासूसी की बात कबूल की है।
एजेंसी ने सत्येंद्र के पास से 2 मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक पहचान पत्र और 600 रुपए नकद बरामद किए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र सिवाल के मामले पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे मॉस्को में भारतीय दूतावास के कर्मचारी सत्येंद्र सिवाल की गिरफ्तारी की जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय इस मामले पर जांच अधिकारियों के साथ काम करेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ईडी और बीजेपी पर हमला बोला है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस देश में हो क्या रहा है। ईडी की विश्वसनीयता पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। पहले भी मैंने आपको कई नाम बताए हैं जिन्होंने चुनाव लड़े हैं और खुद बताया है कि उनके खिलाफ कौन से आपराधिक मामले हैं। वे बीजेपी से जुड़े हैं, उनकी सरकारों से जुड़े लोग हैं और ऐसे ही कई प्रदेशों की है जानकारी ईडी को मालूम है, तो ईडी वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करती। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को टारगेट करके सत्ता से हटाना। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष प्रचार ना कर पाए। जब प्रचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इसके दुष्प्रभाव होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो मर्जी षड्यंत्र कर लें, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। मैं भी डटा हुआ हूँ इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं आऊँगा, कतई नहीं आऊँगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि क्यों आ जाएं बीजेपी में, हम नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ। हमने कौन सा गलत काम किया, स्कूल और अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ भाजपा आत्मविश्वास दिखाती है कि 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत भी उन्हें पता है। इसलिए पहले ईडी को भेजा, फिर ईडी के समन भेजे और अब ईडी पीएमएलए कोर्ट चली गई है। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कल शनिवार को बताया कि वह पिछले साल नवंबर में ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल उन्होंने अपनी ही सरकार पर ओबीसी कोटा के तहत मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया था, जिस पर शिंदे गुट के विधायक ने कहा था कि समाज में दरार पैदा करने की कोशिश करने वाले भुजबल को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब इसी पर भुजबल ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के कई नेता, यहाँ तक कि मेरी सरकार के नेता भी कहते हैं कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। किसी ने कहा कि भुजबल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। भुजबल ने कहा कि मैं विपक्ष, सरकार और अपनी पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि मैंने 16 नवंबर को ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बर्खास्तगी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अंत तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। भुजबल ने कहा कि वे 2 महीने से अधिक समय तक चुप रहे क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बारे में नहीं बोलने के लिए कहा था। एनसीपी नेता ने आगे कहा कि हम मराठा समुदाय को आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें अलग से आरक्षण देना चाहते हैं। इसे हमारे ओबीसी कोटे के तहत ना दें, लेकिन मनोज जारंगे कहते हैं कि इसे ओबीसी कोटे से दें। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने छगन भुजबल के इस्तीफे को बकवास करार दिया है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते दौरान कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि भुजबल की बयानबाजी के पीछे देवेंद्र फडणवीस हैं, ताकि आरक्षण आंदोलन को हैंडल किया जा सके। राउत ने दावा किया कि दोनों मिले हुए हैं। संजय राउत ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि छगन भुजबल ने अगर इस्तीफा दिया है तो उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री शिंदे ने स्वीकार किया या फडणवीस ने। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल के इस्तीफा देने वाले बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। फडणवीस ने कहा कि इस्तीफा ना स्वीकार करने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही स्पष्टीकरण दे पाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ही इस पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे, लेकिन मैं अभी केवल इतना ही कह सकता हूं कि भुजबल का इस्तीफा मुख्यमंत्री या मैंने स्वीकार नहीं किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। बता दें कि दूसरे मैच का आज रविवार 4 फरवरी को तीसरा दिन है, जिसमें भारत ने अपनी दूसरी पारी में 255 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य रखा है। साथ ही बता दें कि इस पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा 104 रन शुभमन गिल ने बनाए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।